नमस्कार, कार्यक्रम डॉक्टर दोस्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर एक बार हम तीसरी कड़ी में भोपाल के एक बेहद खूबसूरत उद्यान में हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शाम के इस खूबसूरत वक्त में सुरीला संगीत इस पार्क में गूंज रहा है। एक बुजुर्गवार हैं, आप देख सकते हैं, वो अपनी सुरीली और मधुर आवाज़ में गाना गा रहे हैं। एक फ्री एक्टिविटी है, कोई शुल्क नहीं। आमंत्रित श्रोता बैठे हैं जो पार्क में आए हैं, सुन रहे हैं। अपने को तनाव मुक्त करने का, अपने को प्रसन्न करने का, अपने को आनंदित करने का ये एक महत्वपूर्ण तरीका है। और आज डॉक्टर दोस्त की इस तीसरी कड़ी में जिन डॉक्टर के साथ मैं बात करूंगा, वो डॉक्टर एक युवा ऐसे साइकेट्रिस्ट हैं जिनके सामाजिक सरोकार हैं। बहुत कमिटमेंट के साथ उन्होंने अपने करियर में काम किया है। MBBS उन्होंने रीवा मेडिकल कॉलेज से किया और उसके बाद देश के नामचीन संस्थान मणिपाल से उन्होंने PG की डिग्री हासिल की। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ एक चिकित्सक नहीं, समाज पर बहुत करीब से निगाह रखते हुए समाज में व्याप्त विकृतियों को, खासतौर से मानसिक रोग की अगर मैं बात करूं, तो ये एक बेहद बड़ा चैलेंज है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मानसिक रोग या अवसाद से ना गुजरा हो। रोग तो नहीं, अवसाद से ज़रूर कहीं ना कहीं गुजरा होगा। तो मुलाकात करिए डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी से। बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि परेशानी, मानसिक स्वास्थ्य, मैं जब भी WHO के फिगर्स देखता हूँ, मैं WHO के आंकड़े देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ये एक बड़ा चैलेंज है। आप किस तरह देखते हैं भारत में? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ये माना जाता है कि ये एक टैबू है, एक ऐसा माना जाता है कि नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। किस तरह देखते हैं आप भारत में मानसिक स्वास्थ्य? निश्चित तौर पर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ न केवल मानसिक स्वास्थ्य से पहले तो स्वास्थ्य ही पूरी तरीके से इग्नोर्ड है जी। और हम, जैसा कि आपने विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसमें उन्होंने 3 घटकों को शामिल किया है: फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। मतलब हमारा फिजिकल हेल्थ भी उसमें इंक्लूडेड है, सामाजिक स्वास्थ्य भी इंक्लूडेड है और मानसिक स्वास्थ्य भी इंक्लूडेड है। अब बात आती है भारत पे। भारत पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आप अगर बहुत पढ़े लिखे वर्ग में भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, तो वो बताएंगे कि दुख नहीं होना मानसिक स्वास्थ्य, या हो सकता है कुछ लोग हिचकिचा जाएं। और ये अच्छे खासे शिक्षित वर्ग में भी देखने को मिल सकता है। तो हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियों के साथ ही साथ कोई कंसेप्ट नहीं है। रोगों को लेकर के ऐसा है कि व्यक्ति पागल हो गया है। इवन हम लोगों को लोग स्टिग्मेटाइज करते हैं कि तो पागलों के डॉक्टर हैं, इनके पास नहीं जाना। रहे तुम उनके पास बैठे थे क्या? कई लोग हमारे पास मजाक में बोल देते हैं कि सर, अरे आपके पास से जल्दी से जाए, नहीं तो कोई ये ना समझ ले कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास, आपके पास क्यों आया था। तो इसको लेकर के कंसेप्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पुअर है। और आप देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। और मानसिक स्वास्थ्य की जो हम सीमाएं कह सकते हैं वो हम बता ही नहीं सकते। कई बार हम सोचते हैं कि डिप्रेशन नहीं है, सिजोफ्रेनिया नहीं है या एंजाइटी नहीं है तो मानसिक रोग नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का ये मतलब होता है कि हमारा जो भी, हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है, हमारा जो विवेक है, अच्छा बुरा सही गलत विचारने की जो क्षमता है, वो भी मानसिक स्वास्थ्य का एक हिस्सा होती है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि परीक्षा के पहले स्टूडेंट का तनाव में आना, हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई बड़ा टास्क आता है तो तनाव आना, ये तनाव कब सीमा लांघ कर निराशा और अतिक्रमण करके डिप्रेशन की तरफ जाता है, और कैसे हम इसको पहचान पाते हैं? क्योंकि कई बार तनाव तो सकारात्मक भी होता है। हमने यही सुना है कि तनाव ना हो तो 6 गेंदों में अगर 16 रन बनाने हैं तो वो टेंशन तो है, बट ये डिप्रेशन की तरफ ना जाए। इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर व्यक्ति को किसी ना किसी व्यक्ति, कोई भी काम के लिए तनाव होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है, ऐसा हमारे सारे शोध बताते हैं। लेकिन जब वो तनाव एक सीमा से ऊपर बढ़ जाए जहां पर हमें सोशियो ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन होने लगे, हम अपना खुद का कामकाज ठीक से नहीं कर पाए, हम अपनी पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभा पाए, हमारे अंदर झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, ये सब आने लगे, तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि तनाव एक सीमा थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है और अब ये अवसाद में कन्वर्ट हो सकता है। और अवसाद जो है वो एक बड़ा जंक है खराब मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, जिसमें कि पढ़े लिखे वर्ग में चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट और आमतौर पे दुखी मन सा रहना, ये बहुत कॉमन हो जाता है। व्यक्ति को जो पुराने उसके शौक रहते हैं वो अच्छे नहीं लगते, कई बार उसे
ऐसा लगता है कि हम वर्थलेस हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, अब हम किसी यूज़ के नहीं रहे, अब हमें मर जाना ही बेटर है, ऐसा महसूस होने लगता है जी। और कई बार इसमें कुछ साइकोटिक लक्षण आने लगते हैं जी। कई बार उन्हें आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं जिसे हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं कि आप ही बुरे व्यक्ति हैं, अब आपको मर जाना चाहिए, आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तो कई बार इसमें गंभीर जो साइकोटिक लक्षण हैं जिसमें आवाज़, ये गंभीर साइकोटिक लक्षण हो गए। जी जी जी। तो जी डेल्यूशंस भी होते हैं, इसमें शक वहम भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ कर रहा है। हालांकि ये सिजोफ्रेनिया में भी हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो ये गंभीर मानसिक रोगों की निशानी होती है जब व्यक्ति को आवाज़ें सुनाई पड़ने लगे और उसे शक वहम होने लगे कि कोई हमारे बारे में बातें कर रहा है, कोई हमारे दिमाग की बातें जान रहा है बिना कहे, ऐसे जब विचित्र से उसको अनुभव होने लगे। मैंने सुना है कि जो डिप्रेशन जिनको होता है 99% लोग मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं होते। इज इट ट्रू? मुझे तो लगता है कि अगर उन्हें डॉक्टर या मेंटल हेल्थ काउंसलर सही टाइम पे नहीं मिले तो वो ये परसेंटेज 100 भी हो सकता है। माय गॉड, ओहो, जस्ट इनक्रेडिबल सर। जी, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा जो कंसेप्ट है डिप्रेशन के प्रति वो ये है कि हमारी व्यक्तित्व की कमजोरी की हमारे ऊपर छाप दे दी जाती है, सील लगा दी जाती है कि ये व्यक्ति कमजोर है इसलिए ये ऐसा कर रहा है, ये तो दुखियारी है ही है, ये तो सड़ा हुआ इंसान है, ये तो थका हुआ इंसान है। हमारा समाज उसे लेबल देने लगता है और सही कहीं ना कहीं अवचेतन में हमारे दिमाग में यही बात आने लगती है कि अच्छा मैं ऐसा हूँ। और जहाँ एक बार वर्थलेस की फीलिंग आती है तो ये आत्मघाती कदमों की ओर जाने लगता है। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था डॉक्टर साहब की युवराज सिंह जब एक बार सेंचुरी नहीं बना रहे थे तो साइकेट्रिस्ट जो स्पोर्ट्स में होते हैं उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप जस्ट अपने खेल का मजा लें जी, आप आनंद उठाएं, आप महत्वपूर्ण तरीके से सिर्फ फोकस इस पर करें कि आपको कैसे खेलना है, आप इस पर ध्यान दें। तो जब एक लीडिंग क्रिकेट टीम दुनिया की, मैंने सुना है टेनिस के जितने बड़े खिलाड़ी हैं उन सबके पास साइकेट्रिस्ट होते हैं, तो जब ये क्या टैबू भारत में ही है या यूरोप में भी आपको लगता है कि ये है? भारत में एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है शरद जी, लेकिन अगर हम बात करें कि टैबू, विश्व के ऑलमोस्ट लगभग सभी देश इन रोगों के प्रति कलंक के भाव से जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा हिचकते हैं और जहाँ कहीं पे भी कलंक का भाव नहीं है तो वहाँ पर जागरूकता का अभाव है। एटलीस्ट जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वाला पार्ट है, जागरूकता का पार्ट है, उससे ऑलमोस्ट पूरा विश्व जूझ रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे हम हेल्प ले सकते थे। क्योंकि हमारा माइंड मेकअप जो शुरू से है वो ये है कि ये व्यक्तित्व की समस्या है कि हम कमजोर व्यक्ति हैं, ना कि हमें डिप्रेशन की वजह से आ रहा है। तो जहाँ कहीं पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आता तो वहाँ पर जागरूकता का अभाव हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि अच्छा मेरे अंदर खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार आ रहे हैं या हम अलग थलग सा महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर हम हेल्प भी ले सकते हैं। तो बहुत सारा एक जो विश्व का हिस्सा है वो जागरूकता के अभाव में इसमें ट्रीटमेंट से वंचित रहता है। हाँ, भारत की स्थिति काफ़ी खराब है। जी जी। डिप्रेशन में या निराशा में या अवसाद में आप किसका सबसे बड़ा कारण देखते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, या आज के डिजिटल वर्ल्ड में जो तकनीक से जुड़ी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है जो व्यक्ति को अवसाद या निराशा की तरफ ले जाता है? देखिए शरद जी, हम सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और मुझे लगता है कि अगर हम जीवित हैं तो इसका मतलब है कि हमारी लाइफ में तनाव आएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात है जो हम बात करते हैं व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व तनाव को कैसे डील करता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन सा व्यक्ति अवसाद में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। नो डाउट उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं कि उसका सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है, कौन उस समय उसके साथ हेल्प के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग तनाव प्रबंधन में दक्ष होते हैं, जिनकी बचपन से छोटे छोटे तनाव लड़ना जिनको सिखाया जाता है, जहाँ पे पेरेंटिंग में आज आप देखिए कि कई बड़े स्मार्ट पेरेंट आजकल मैं स्मार्ट पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे स्मार्ट पेरेंट आजकल क्या हो रहे हैं, जानबूझ के बच्चों को थोड़ा थोड़ा अभाव दिखा रहे हैं, उसको तनाव की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे को बड़ा सा तनाव आए तो उसको झेल सके। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम अब बच्चों को तनाव शुरू से दे ही नहीं रहे, हम चाहते हैं कि सब कुछ उसको रेडीमेड मिले, तश्तरी में मिले, और जैसे ही उसे छोटा सा तनाव आता है वो हो सकता है कि किसी गर्लफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद हो सकता है परीक्षा में आशानुरूप नंबर ना आने की वजह से हो सकता है, और वो एकदम से उसे मैग्नीफाई करके देखता है। और आत्मघाती जरा और एलॉबरेट कीजिए कि ये स्मार्ट पेरेंटिंग जो है ये क्या बच्चे को तनाव के टास्क देना है, उसको तनाव की स्थितियों में जो बनाई गई हैं उनमें डालना है?
मुझे ऐसा लगता है कि जो स्मार्ट पेरेंटिंग की मैं तनाव देने की बात कर रहा हूँ, उसमें बच्चे को आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में तनाव नहीं देना है। जो डेली लाइफ आ रही है, सपोज एग्जाम्पल के लिए आपको आपके बच्चे को तनाव देना है, तो आपने अपने बच्चे को कोचिंग या स्कूल ले जाना छोड़ दिया। आपने कहा कि आज आप ये रेड बस से जाएंगे क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, और जेन्युइन रीजन से उसको भी लगा आज पापा के पास समय नहीं है, मम्मी के पास समय नहीं है, तो वो बस से भी जाना सीख रहा है। बस खराब है, बस कहीं रुकेगी, उसको इरिटेशन होगा कि अरे यार ये मेरे को आधे घंटे में पहुंचना था, तो 1 घंटा लग रहा है। तो समहाउ उसके मन में धीमे धीमे ये बात आती चली जाएगी। सब्जी खरीदने भेज दिया, ये भी एक टेंशन है कि आज तक आपने सब्जी नहीं खरीदी है और आज आप ये सब्जी खरीदने जा रहे हैं। जी हाँ, और उसका परफॉर्मेंस जज कर रहे हैं कि हाँ आज आपने कैसा फील किया, तो वो खुद ही चीज़ें सीखता जाता है। नाउडेज किस तरह के आज के दौर में आप तनाव के जो मामले देख रहे हैं, डॉक्टर त्रिवेदी, आप किस तरह के मामले देख रहे हैं, किस तरह का तनाव आज जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी में है और जो हमको परेशान कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय हम सब अकेले से हो गए हैं। मैं बात करता हूँ कि जो हमारे यहाँ पहले जो कंसेप्ट था संयुक्त परिवार का, फिर वो धीमे धीमे न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गया। मैं इस समय उसे एक नई टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इस समय फैमिलीज एटॉमिक हो गई हैं, मॉलिकुलर हो गई हैं, आणविक परमाणविक हो गए हैं। हर आदमी अपने आप में एक फैमिली हो गया है। वो सारे डिसीजन खुद लेना चाहता है। उसे अपने पीयर से काफ़ी प्रेशर है कि वो ऑडी से चल रहा है तो मुझे भी ऑडी से चलना है। और साथ ही साथ बाजारवाद ने भी अपने सभी लोगों को चपेट में ले लिया है, चाहे वो ईएमआई का फॉर्म हो, ईएमआई के फॉर्म में हो, समहाउ बाजार आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आज वैलेंटाइन डे है तो मुझे प्रेशर है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कितने का गुलाब दूंगा। कोई बोल रहा है कि मैं 20 गुलाबों का दूंगा, किसी ने बताया कि नहीं उसने तो वो सरप्राइज गिफ्ट आया था 12 बजे। तो दूसरा प्रेशर में आ रहा है कि अरे मैं तो इन्फीरियर हो गया। तो अगर मैं युवा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो या तो मैं अपने घर वालों से मांगूंगा, हमारे पास स्टिग्मा है, हम घर में इतनी बात नहीं कर सकते, तो मैं उसके लिए कुछ गलत काम करूंगा, या नहीं कर पाऊंगा तो अपने आप में खुद को हीन महसूस करूंगा। ये जो है मुझे लगता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो उससे मुक्त होने की एक बड़ी बात है, एक बड़ी ज़रूरत है। क्या हमारा जो स्कूल और कॉलेज का जो कैरिकुलम है जी, इसमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई जगह नहीं है डॉक्टर त्रिवेदी? आखिर ये कहाँ पकड़े हम इस प्रॉब्लम को, कहाँ हम पकड़े? पहले तो घर हो गया, पेरेंट्स इतने अवेयर हों, लेकिन स्मार्ट पेरेंटिंग मुझे लगता है वेल एजुकेटेड और मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास की तरफ जाती है। हमारे सिस्टम में मानसिक स्वास्थ्य के लिए खासतौर से शैक्षणिक जगत में आप किस तरह देखते हैं इसको? शरद जी, मैं इस बात का हमेशा से पक्षधर रहा हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य के कंसेप्ट को स्कूल से उसकी शुरुआत की जानी चाहिए कि एक फला क्लास में कितना मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताए जाने की ज़रूरत है। मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अपन को उसका इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा देना है डिप्रेशन का या एंजाइटी का, लेकिन एक जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लासेस में डालना ज़रूरी है अगर हम नई पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं। लेकिन ये बात तब आएगी जब हमारी सरकारें या हमारा स्टेट या हम में से हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। लीस्ट प्रायोरिटी है। मैं ये भी बात करता हूँ कि आप देखेंगे किसी भी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में मानसिक स्वास्थ्य का कोई जिक्र नहीं होता। कोई नहीं बोलता कि हम इतने काउंसलिंग सेंटर खोलेंगे, हम इतने मेंटल हॉस्पिटल खोलेंगे, हम जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी कारण आप क्या देखते हैं कि समाज ही इसको छिपाना चाहता है। हाँ, समाज ही छिपाना चाहता है, सिस्टम भी तवज्जो नहीं है। हाँ, हम ही सिस्टम है, हम ही आगे सिस्टम में पहुंच रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है शरद जी। और अगर हम इसको सिलेबस में शामिल करेंगे तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो होगा, जो मेरे हिसाब से है, उससे कलंक का भाव जाएगा। क्योंकि जैसे ये विज्ञान विषय में जाएगा तो बात रसायन और केमिकल और जो सामान्य भाषा में मुन्ना भाई MBBS में यूज किया गया था केमिकल लोचे पर जब लोचे पर बात होगी तो नई पीढ़ी हमारी समझेगी कि हाँ, इसका कुछ वैज्ञानिक आधार है और हमें इस पे कुछ काम करने की जरूरत है। जी 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 जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आपने पेरेंटिंग की बात करी शरद जी, मैं इस बात का भी पक्षधर हूँ कि कॉलेज स्तर पर हम क्यों ना पेरेंटिंग को इंट्रोड्यूस करें। जो हमारे युवा कल को पेरेंट बनने वाले हैं वो सीखें उसके जो जैसा कि आपने एक बीच में सोशल मीडिया की बात करी, मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया के आने के बाद समाज की एक बार फिर से स्टडी की जानी चाहिए और नए नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए कि अब हमको पेरेंटिंग के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके आधार पे कॉलेज स्तर से पेरेंटिंग की भी क्लासेस दी जानी चाहिए एक्सपर्ट के द्वारा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये चीज़ हम लोगों को सजेस्ट करें कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर होना चाहिए। और दूसरा, ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपके मानसिक स्वास्थ्य, कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर रेगुलर सर्वे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी
आपकी उत्पादकता और आपकी मेंटल हेल्थ, इसका बहुत सीधा संबंध है। जी बिल्कुल, दोनों बिल्कुल सीधा संबंध है। बिकॉज मानसिक स्वास्थ्य, जैसा मैंने बताया कि सोचने समझने की शक्ति, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति, इन सब में मानसिक स्वास्थ्य का ही रोल है। आप देखिए कि आप एक अच्छा गाना भी जो हमारे वृद्धजन एक गा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप अच्छे मूड में हैं तो ये गाना आपको बड़ा सूदिंग लगेगा। अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ तो लगेगा कि अरे क्या गा रहा है यार, क्या बकवास कर रहा है। तो सब कुछ हमारे मन से ही जुड़ा हुआ है चरण जी। और मन अगर हमारा स्वस्थ होगा, मन हमारा खिला हुआ होगा, तो ये पार्क, यहाँ का एम्बियंस, यहाँ के लोग, इन बुजुर्गवार का गाना, ये सब हमें अल्टीमेट लगेगा, हमें बेहतरीन लगेगा। हम अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो ये वातावरण ही हमें बड़ा अच्छा लगेगा। क्या बढ़िया चल रहा है, हम बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे, क्या तालाब बह रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, यही हमें सब बढ़िया लगने लगेगा। हम इरिटेटेड है तो शायद ऐसा नहीं लगेगा। सर सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं अगर आगे बढ़ूँ डॉक्टर त्रिवेदी, तो क्या लगता है आखिर एक बड़ी पहल, जैसे मैं पढ़ रहा था जब आपसे बात करने के पहले मैं इस पार्क में आ रहा था, तो मुझे पता चला कि काफ़ी बड़ी संख्या में लाखों लोग आत्महत्या करते हैं मानसिक कंडीशन की वजह से। और सर्दियों में ये मसला बढ़ जाता है, जब सूरज कई बार नहीं निकलता है, उससे भी संबंध होता है। और ये भी मैंने महसूस किया कि करीब करीब 19 करोड़ लोग भारत में नज़दीक हैं मानसिक रोगों के। तो हमें एक क्या पूरे पॉलिसी शिफ्ट की ज़रूरत है, और एक बहुत बड़ा पर, क्योंकि हम तो अपने को बड़ा दावा क्या सच्चाई है, सनातन परंपरा है, आध्यात्मिक विरासत है भारत की। किस तरह से ये लिंकअप करें इस चीज़ को? निश्चित तौर पर शरद जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। आप देखें, अगर पश्चिम के कई देशों में तो ये कंसेप्ट आ गया और मानसिक स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना की जा रही है। सुसाइड प्रिवेंशन के लिए डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमारे यहाँ कुछ नहीं होता तो हम उस बारे में सोचते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। हम हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद सोचें, जो अभी वेस्ट अभी सोच रहा है। तो निश्चित तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को एक बड़ी प्रायोरिटी के रूप में लिया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। और वो हमारे यहाँ का जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है कि समिति बनना है, कमेटी बनना है, एक उनको रिपोर्ट देनी है, उसके बाद उसका किसी से कोई मतलब नहीं रह जाता। सिर्फ वो कागज में ही एक रिपोर्ट बन जाती है, जो मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग का एक बेसिस बन जाती है कि उस रिपोर्ट में ये था, दैट्स इट। उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत पुअर है। और मुझे लगता है कि इसको जब तक प्राथमिकता में नहीं लाएंगे, लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप देखिए कि धरने प्रदर्शन आप 50 बार देखते होंगे कि इसके बारे में हो रहा है, उसके बारे में हो रहा है, लेकिन कभी आपने देखा हो सुसाइड को लेकर के कोई हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना की जाए, या बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। पिछली सरकार ने हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की थी और हमने आनंद मंत्रालय बनाने की कोशिश की। मौजूदा सरकार भी उसमें कुछ सोच रही है, कांग्रेस की सरकार। लेकिन एक संजीदा पहल, उसमें क्या साइकेट्रिस्ट की एक बड़ी अहम भूमिका होगी? जी, मुझे लगता है ज़रूर जो भी मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि चाहे वो मीडिया ग्रुप हो, आप लोग हों, या साइकेट्रिस्ट हों, या साइकोलॉजिस्ट हों, या सोशल वर्कर्स हों, या समाजवाद से जुड़े हुए लोग हों, सबका एक रोल होना चाहिए। और मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ ये सब देख करके कि इतना सब कुछ होता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा पुअर है, और वो बहुत विडम्बना का विषय है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आत्मघाती कदम पिछले 3-4 साल में यहाँ पे हुए हैं, या जिस तरीके से चल रहा है, अभी किसी और देश में हुए होते तो शायद पूरे विश्व में इस बात की चर्चा होती कि वो देश ने इन सब प्रॉब्लम को कितने अच्छे से टैकल करने की कोशिश की और इम्प्लीमेंट कर रहा है। मुझे लगता है ये भी एक किस्म की मानसिक रुग्णता कहूँ मैं इसको, क्या कहूँ, कि ये भी एक मेंटल ब्लॉक है। कंक्लूड करते हुए मैं जानना चाहूँगा कि हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, मोबाइल में गेम्स हैं, पबजी एक गेम अभी बहुत विक्टिम बना रहा है बच्चों को। इसके पहले एक जापानीज़ गेम था जो सुसाइड की तरफ ले जाता था, आप जाते थे और छत से कूद जाते थे। ये डिजिटल वर्ल्ड, क्या बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे पास भी 2 मोबाइल हैं और उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं हमेशा नज़र रखता हूँ, क्या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर मोबाइल, डिजिटल वर्ल्ड, इंटरनेट, क्या मुझे बीमार कर सकता है? अगेन निश्चित तौर पर अगर अपन बीमारी की बात कर रहे हैं तो जो डिजिटल वर्ल्ड में हमारा जो प्रवेश है, जो हमारा यूज़ है, और मैं तो कह रहा हूँ कि ओवर यूज़ है, इसकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आप देखिए कि अगर हम किसी भी घर में जाएं तो जो टाइम मोबाइल के बिना उसके परिवार वालों को मिल सकता था, वो टाइम उसका मोबाइल ले जा रहा है। आप देखिए कि हर आदमी या तो चार्जर लगाए हुए बैठा हुआ है, या अपनी उसने कोई बैंक, एनर्जी बैंक लगा के बैठा हुआ है,
पावर बैंक लगा के बैठा हुआ है, तो हमारा टाइम कहीं ना कहीं खाया जा रहा है। और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जी। है उससे हमारा एक्सपोजर, उससे जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है वो भी कटता चला जा रहा है। और अगर इसकी भी एनालिसिस करेंगे तो आप देखिए कि बड़ी चालाकी से लोगों की मानसिकता पे ये वार है। जो डिजिटल डिपेंडेंसी है वो मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य को कब्जा करने का बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। ये एक बड़ा माध्यम बन गया है। तो इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है डॉक्टर त्रिवेदी? बचने का तरीका सर मैं ये सोचता हूँ कि हर इंसान को अगर अपने सोशल मीडिया का या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके यूज़ की अगर उसको प्राथमिकताएं पता नहीं है तो वो दिग्भ्रमित है। मुझे लगता है कि इसमें हर इंसान को फोकस करना चाहिए कि कौन कितना, कहाँ, कब, कैसे यूज़ कर रहा है, कितना क्या ज़रूरी है। उसको इतना ही हम मान लें कि सर्दी पड़ रही है और हमें कितने स्वेटर पहनने हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, जो आप टॉलरेट कर सकते हो, उसके हिसाब से हमको डिजिटल यूज़ को लिमिट करने की ज़रूरत है। शरद जी, चाबी तो हमारे हाथ में होती है जी, लेकिन कई बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कंक्लूड करते हुए, क्योंकि मैंने आपकी सामाजिक प्रतिबद्धता को डॉक्टर त्रिवेदी हमेशा देखा है और हम सब उसकी बहुत दिल से सराहना करते हैं कि आप एक चिकित्सक होने के बाद, अपनी व्यस्तता होने के बाद भी आप समाज की हर घटना को एक भारतीय होने के नाते, एक वेल विशर समाज के होने के नाते आप उसको टेकअप करते हैं। आखिर हम कैसे आगे बढ़ें और एक मनोचिकित्सक और विक्टिम या पीड़ित और इस रोग के एक्सपोजर के दायरे में आने वाले लोगों के रिलेशन कैसे बेहतर हों, इस पर क्या आपकी राय? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुझे लगता है शरद जी, यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हम जीवन में हमारी जो अभी तक पेरेंटिंग रही है या जो सोशल नॉर्म्स रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी रहता है। आध्यात्म ऑलमोस्ट हमारी पेरेंटिंग से मिसिंग है। अगर आप किसी 10 पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे क्वालिफाइड लोगों को खड़ा कीजिए और आध्यात्म के लिए बोलिए तो बोलेंगे, आप उनसे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप आध्यात्मिक है, अध्यात्म में आपकी रुचि है, तो वो जवाब देंगे कि हाँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं कई पुस्तकें पढ़ता हूँ धर्म से रिलेटेड। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि इसमें आध्यात्म को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ हम जीवन की गुणवत्ता की बात करते हैं तो वहाँ पे आज मैं शरद जी से मिल रहा हूँ, मेरे लिए ये बहुत अमेजिंग है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है कि मैं नहीं हूं या शरद जी नहीं रहेंगे। और ऐसा एक दिन जरूर आएगा शरद जी, ये हो सकता है आप मेरे बिना ये दुनिया देखें या मैं आपके बिना देखूं, तो क्यों नहीं मैं आपसे मिलकर के इतना प्रसन्न हो जाऊं जितना मैं प्रसन्न हो रहा हूं कि इस चश्मे को मैं आपके मोबाइल बना दूं जादू से। मेरे लिए उतना ही बड़ा मैजिक है कि आज आप हैं और आज आप मैं भी हूँ, आपसे मिल रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो भी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं वो अगर आपके किसी परिजन में दिखाई दें तो हेल्प लेने में नहीं हिचकना है। और शरद जी, मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूँ, आपकी एक बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ और हर जगह कोट करता हूँ कि आप अपने किसी भी व्यक्ति के, अपने किसी भी परिजन के मनोचिकित्सक बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको एम्पैथी के साथ सुन करके। आप की एक बात और मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो आप कहते हैं कि जो हर व्यक्ति में एक प्रश्न छिपा हुआ है, हर व्यक्ति में एक मनोचिकित्सक बनने की क्षमता है, तो क्यों ना हम उसको जगाएं, कम से कम जो अपने ब्लड रिलेटिव्स, जो अपने नोन है उनके लिए, और एक नश्वर जीवन को बढ़िया से जिए। और मैं एक कैलकुलेशन भी सबको देता हूँ कि हालांकि लाइफ की प्रेडिक्टेबिलिटी काफ़ी कम है, अगर हम एवरेज लाइफ स्पैन माने तो लगभग 70 साल के आसपास आता है। हालांकि भारत में 67 साल है, तो 70 सालों को सर अगर हम दिन में कन्वर्ट करें तो लगभग ये 24-25 हज़ार दिन आते हैं। 24-25 हज़ार दिन जी। और जब ये दिनों का हमें भान होता है तो लगभग हम उस समय लगभग 15 से 20 साल के हो चुके होते हैं जब हमें ये सब कंसेप्ट समझ में आता है। तो बचे हुए दिन 15,000 दिनों के आसपास होते हैं। जी। तो क्यों ना हम उस जीवन को बहुत अच्छे से जिए, अपने घर वालों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम करें और अपनी जितनी भी स्किल्स हैं उनको और इम्प्रूव करें, और सारे सपनों में एटलीस्ट अपनी क्षमता के हिसाब से ट्रू एफर्ट डालें और बढ़िया से करें, रिलेशनशिप बढ़िया से निभाएं। कमाल है सर, कमाल है। मतलब कितना सुंदर सोल्यूशन और कितने सरल तरीके से आपने बताया। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, आपसे बात करना सर एक बहुत शानदार अनुभव होता है और मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि आज मैं फिर आपसे बात करके आनंद के उसी धरातल पर खड़ा हूँ जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना ये सफ़र इसी तरह जारी रखें। तो ये थे डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी और बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं,
मत हिचकिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई तनाव है, कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, पहला मनोचिकित्सक तो घर में ही है। आइए अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करिए। और दुनिया बेहद खूबसूरत है। ये 24-25 हज़ार दिन 70 साल की उम्र में जो हमें मिलते हैं कि एक पल का आनंद लीजिए, बेहतरीन तरीके से इसको जिए सर, मज़ा आ जाएगा। तो डॉक्टर दोस्त में इतना ही। अगली बार एक और डॉक्टर के साथ, डॉक्टर दोस्त की कड़ी में एक खूबसूरत बातचीत के साथ आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।